कि जिसकी आंखों में कोई ना कोई ख्वाब है, जिसकी आंखों में कोई ना कोई ख्वाब है, खुश वही है जो थोड़ा सा बेताब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुनीश शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और आज इस डिलेमा में हैं कि आप रेंट पे ही रहें, कंटिन्यू करें रेंट पे रहना, या अपने लिए घर परचेज करें, तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर कुछ हम ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स आपसे शेयर करेंगे जो कि आपको ये डिसीजन करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, अपना घर लें या रेंट पे रहें, ये डिसाइड हमें खुद ही करना है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ प्रॉस एंड कॉन्स दोनों के ही बताऊंगा ताकि आप इजीली डिसीजन कर पाएं। आइए पहले रेंट की बात करते हैं। रेंट के अंदर प्रॉस क्या हैं, यानी फायदे क्या हैं, और कॉन्स क्या हैं, यानी नुकसान क्या हैं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फायदा है रेंट पे रहने का, वो ये है कि रेंट हमेशा ईएमआई से कम होता है। अगर आप एक घर लेके रहेंगे और ईएमआई पे करेंगे, उससे कम पैसे में आप रेंट पे उससे बड़े घर में रह सकते हैं। तो ये तो उसका फायदा हो गया। रेंट के अंदर कभी भी आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है, आपको कहीं जॉब शिफ्ट करना है, एरिया चेंज करना है, तो आप इजीली एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाके आप जगह ले सकते हैं, बिकॉज आप रेंट पे रह रहे हैं और आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये रेंट के फायदे हैं। रेंट के नुकसान की बात कर लेते हैं। रेंट पे जब हम रहते हैं तो टिपिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसमें 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। जनरली लैंडलॉर्ड्स हर 11 महीने के बाद 5 से 10% का इंक्रीज करते हैं रेंट के अंदर। तो अगर आप रेंट दे रहे हैं और 11 महीने से ज़्यादा एक जगह पे स्टे कर रहे हैं, तो या तो आपको 5 से 10% रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, या आपको 11 महीने बाद सोचना पड़ेगा कि मुझे दूसरी जगह पे जहाँ पे मुझे सिमिलर रेंट में अकोमोडेशन मिल जाए, मेरे को वहाँ शिफ्ट होना पड़े। तो ये एक उसका आप कह सकते हैं कि नुकसान है कि हम हर 11 महीने बाद एक नया घर ढूंढ रहे हैं, या हम उसी घर में रह रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्राइस उसका पे करना पड़ रहा है। इवन जो हम ईएमआई अगर हम दें तो वो हमारा पैसा जुड़ता है, लेकिन अगर हम रेंट दे रहे हैं तो वो कहीं भी काउंट नहीं हो रहा है। वो पैसा लैंडलॉर्ड का ही घर बना रहा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसके ऊपर कल को आपको कुछ भी रिटर्न नहीं आ रही है। इंडियन मेंटेलिटी देखें तो लैंडलॉर्ड्स अपने जो किराएदार हैं उनको 1 साल या 2 साल से ज़्यादा घरों में रहने भी नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉज हैं वो बड़े वीक हैं, प्रॉपर्टी लॉज। तो उनको ऐसा लगता है कि जो टेनेंट्स हैं वो कहीं मेरे घर पे कब्जा ना कर लें। तो इस वजह से भी लैंडलॉर्ड्स हर 2 साल में 1 साल में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं अपने टेनेंट्स में। मतलब ये है कि अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे सामने 1 साल या 2 साल के बाद ऐसा सिनेरियो भी आ जाए कि हमें लैंडलॉर्ड आके कहें कि मुझे घर अभी बेचना है, या मे बी मुझे घर अपने लिए चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, क्योंकि अभी आप अपने आप को सेट कर रहे होते हो 1 से 2 सालों में, उसके बाद आपको चेंज करना पड़े तो ये थोड़ा सा मुश्किल या टफ जॉब हो जाता है। मोरोवर एक और चीज़ है, जब आप रह रहे हो रेंट के घर पे, तो आपको कुछ भी अगर आपने चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपनी मर्जी से, बिकॉज आप लैंडलॉर्ड से पूछ के ही उसमें चीज़ें कर पाएंगे। और कल को अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो गई है तो यू नीड टू लुक फॉर योर लैंडलॉर्ड कि वो आपके लिए वो चीज़ें ठीक करवा के दे। और लैंडलॉर्ड हो सकता है उसको ठीक करवाए, हो सकता है उसको ठीक ना करवाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके घर में इंटरफेरेंस हमेशा लैंडलॉर्ड का रहता है। विज़ अगर हम बात करें, अगर हम अपने लिए घर ले रहे हैं तो सबसे पहले तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें देता है कि हमारा अपना घर है। एक सेंस ऑफ प्राइड भी होता है कि हम अपने घर में रह रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जो अपने घर को लेने में आपको आज मिल सकते हैं। पहला, कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि कल को आपको घर चेंज करना है। आपने ये घर लिया है तो सोच समझ के, फाइनेंशियल कंडीशन देख के आपने घर लिया है, तो आने वाले 5 से 10 साल से लेके ज़्यादा सालों तक आप वहाँ रहेंगे। तो आप अपना मनपसंद फर्नीचर वहाँ ला सकते हैं। आप अपने किचन का या कबोर्ड्स का खुद कलर डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेंट के घर पे पॉसिबल नहीं है, जो कि अपने घरों में पॉसिबल हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप रेंट पे रहने के बजाय अपना घर ले रहे हैं और होम लोन लेके ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आपका बहाने से सेविंग हो जाता है, बिकॉज जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एक एप्रिशिएटिंग एसेट में जा रहा है, जो कल को आपको बेनिफिट ही देगा। तो विज़ अगर हम लोग रेंटिंग में रहते हैं तो रेंटिंग में हम सिर्फ रेंट दे रहे हैं और बाकी का पैसा हमारा सारा खर्चा हो जाता है, तो उसमें सेविंग नहीं हो पाता है। मोरोवर, जब हम अपना घर लेंगे तो हम उसमें जब होम लोन का ईएमआई देंगे तो हमें टैक्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें मिल सकते हैं।
और आज का जो सिनेरियो है, जब पेंडेमिक चल रहा है, उस टाइम पे एक सर्वे में पता लगा है कि जो मोस्ट ऑफ द रेंट पे जो लोग रह रहे हैं, 65% ऑफ द रेंट पे जो लोग रह रहे हैं, वो अगले 3 से 4 महीने में अपने लिए घर देख रहे हैं। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है और हर बंदा अपना एक घर बनाना चाह रहा है। और मोर ओवर गवर्नमेंट की तरफ से भी ये जो इन्वायरमेंट है बहुत कंड्यूसिव हो गया है, क्योंकि होम लोन की दरें ऑल टुगेदर बहुत कम हो गई हैं। पिछले साल अगर आप देखें तो 8 से 9% का हमें इंटरेस्ट रेट था होम लोन में, जो कि अब 6.75 का जो इंटरेस्ट रेट है, विच इज़ द लोएस्ट इन लास्ट 5 to 10 ईयर्स। तो आपके पास अगर डाउन पेमेंट के लिए कुछ पैसा अरेंज है और आप एक स्टेबल जॉब के अंदर लॉन्ग टर्म एक जगह पे रहना चाह रहे हैं, तो टेकिंग अ होम लोन, गोइंग फॉर अ EMI वुड बी अ एडवाइजेबल थिंग फॉर यू। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं, जो यंग एज में अभी जॉब करना स्टार्ट किए हैं, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो इनिशियल ईयर्स में ही अपने लिए होम बाइंग का डिसीजन अगर करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए बेनिफिट रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि आज के टाइम पे उन्होंने अपना जॉब स्टार्ट किया है, आज अगर वो घर लेने का डिसीजन करते हैं तो शुरू के सालों में हो सकता है कि EMI थोड़ी सी उनको टफ लगे देनी, लेकिन इनिशियल 3 से 4 सालों को क्रॉस करते ही, जैसे ही वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीज आता है, तो EMI तो फिक्स्ड ही रहती है, वो उसका उतना बर्डन 3 से 4 सालों के बाद नहीं रहता है। लेकिन उन 3 से 4 सालों में जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीफोल्ड ग्रो कर जाती है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं उससे आपको हेल्प होगा कि आप रेंट पे रहें या अपने लिए घर बाय करें। बट जब हमने घर डिसाइड कर लिया कि हमने घर लेना है, तो वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम स्टेप है जो जनरली हम लोग मिस कर जाते हैं, और वो स्टेप है कि हमारे क्या फाइनेंशियल्स क्लियर हैं कि जब हम घर लेने का डिसीज़न कर रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके फाइनेंशियल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप घर लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, या आप रेडी हैं कि नहीं हैं, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर सैलरी, कि आपकी सैलरी या इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे आपको कितना लोन मिल सकता है, कितनी EMI आपको लेनी चाहिए, कितनी एडवाइजेबल है, एंड आपको कितना अमाउंट हाथ में होगा तो डिसीज़न करना है। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।